हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार दरोगा 2025 ड्रीम रोज का बुक है दोस्तों, जिसका वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। इस किताब में दोस्तों बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप इस किताब को जरूर देखिएगा। अगर वर्दी लेना है दोस्तों तो इस किताब को जरूर देखिएगा, ठीक है। और इस बार दोस्तों हार नहीं मानना है, ठीक है। हार एकदम नहीं मानना है, ठीक है, क्योंकि सफलता हमेशा समय लेती है। हर एक महान कार्य हमेशा समय लेती है। और ये वर्दी का डबल स्टार जो है दोस्तों, ये तो हमेशा समय लेकर ही चलती है, क्योंकि इसका आनंद भी तो लेना है ना। और इन सभी सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विद सुमन के साथ जरूर जुड़े। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 2 की ओर चलेंगे। सेट नंबर 2 की ओर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना होने पर भी संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है। ये गलत है ना। न्यायाधीश की संख्या वृद्धि करने का अधिकार संसद को होता है। किसको होता है? संसद को होता है, ना कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ये गलत हो गया। कहता है धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में है। ये भी सही है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी सही है, ठीक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो होता है अनुच्छेद 108 के तहत इसको बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। असत्य कथन को चुनने के लिए कह रहा था, तो 2 केवल गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के विवादों को समाधान है। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कहता है लोकसभा के 1 वर्ष के अंतर्गत कम से कम 3 सत्र बुलाए जा सकते हैं। ये गलत है। कम से कम 3 सत्र नहीं, कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 1 सत्य हो जाएगा। ये कहता है सत्य कथन को चुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 की ओर। भारतीय संसद का गठन होता है। भारतीय संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा गठन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत होता है दोस्तों। लोकसभा का संरचना जो है अनुच्छेद 81 के तहत, और राष्ट्रपति का संरचना मतलब राज्यसभा का जो है संरचना अनुच्छेद 80 के तहत होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 54 के तहत, और इसको पुनर्निर्वाचन होता है अनुच्छेद 57 के तहत। याद रखिएगा दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। और आप नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा दोस्तों, ठीक है। आपके लिए बनाते हैं तो आप जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट प्रदान करें। जिस तरह से आज तक सपोर्ट देते आए हैं उसी तरह से थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा परिवर्तित किया गया है? तो द्वैध शासन प्रणाली केंद्र में 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन प्रणाली लाया गया था, ठीक है, 1909 के द्वारा। इसको जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता केंद्र और राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार को सीमित करने वाला जो है संवैधानिक संशोधन कौन सा है? सीमित करने वाला संवैधानिक संशोधन 91वां संविधान संशोधन है। 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है मंत्रिपरिषद के आकार जो है निचले सदन के कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 83वां संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के बारे में कुछ छूट या फिर कुछ प्रावधान का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन दोस्तों यह 1989 में हुआ था इसका संशोधन। इसके तहत जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 243 में, ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 245 में क्या है दोस्तों? सांसद और राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 247 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत कुछ अतिरिक्त न्यायाधीश की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति संसद के पास होता है। अनुच्छेद 249 की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के विधि बनाने की शक्ति जो है सांसद के पास होती है।
क्वेश्चन नंबर 7, प्राकलन समिति के सदस्य होते हैं। प्राकलन समिति में, प्राकलन समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें टोटल 30 गो सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, जो टोटल जो होता है लोकसभा का होता है। ठीक है, लोकसभा का, इसका कार्यकाल मात्र 1 वर्ष का होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, प्राकलन समिति को अनुमान समिति के नाम से भी जानते हैं। इसमें केवल सदस्य होते हैं लोकसभा के होते हैं। एक होता है दोस्तों लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 8 की ओर। गणतंत्र संबंधी उपबंध संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से संसदीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया है। संसदीय प्रणाली का प्रावधान लिया गया है। और क्या है दोस्तों? विधि निर्माण की प्रक्रिया तथा एकल नागरिकता का उल्लेख ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। अगर आयरलैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से क्या लिया गया है दोस्तों? डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन लिया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है। तो शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक 1 घंटा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शून्यकाल की अवधि 1 घंटा हो सकता है। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है दोस्तों, जो कि लगभग 12 बजे से होता है। 12 से 1 बजे तक जो होता है शून्यकाल की अवधि होता है। ठीक है, यह जो है यह एक अनौपचारिक अवधि है। इसके अंतर्गत सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के जनहित सूचना के मामलों के संबंधी जो है प्रश्न उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान आकर्षण सूचनाओं के लिए सर्वप्रथम उपबंध किया गया है। ध्यान आकर्षण सूचनाओं के लिए सर्वप्रथम उपबंध जो है 1954 में किया गया था। ठीक है, 1954 में। क्वेश्चन नंबर 11, वेंटूरी मीटर से क्या मापा जाता है? वेंटूरी मीटर से द्रव की प्रवाह मापते हैं। ठीक है, वेंटूरी मीटर से द्रव का प्रवाह मापते हैं। पवन का प्रवाह जो है एनीमोमीटर से मापते हैं। एनीमोमीटर से मापते हैं पवन की प्रवाह। इधर चाल किससे मापते हैं दोस्तों? टैकोमीटर से चाल को मापते हैं, टैकोमीटर से। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 12 की ओर। कहता है कथनों में कहता है विचार करना है। विचार कीजिएगा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है, सही है। डायनमो जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये गलत है दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, 1 सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 1। ठीक है, कहता कौन सा कथन सत्य है? 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की ओर। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर भार जो है पृथ्वी का 1/6 होगा। तो 62 का 1/6 कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों? लगभग 10 केजी। ठीक है, लगभग में 10 केजी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 14, मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल हो जाएगा। शक्ति की इकाई क्या हो जाएगा दोस्तों? शक्ति की इकाई जो है आत्म शक्ति हो जाएगा। और समुद्री मील जो है नौ संचालक दूरी की इकाई है समुद्री मील। सेल्सियस क्या है दोस्तों? ताप की इकाई सेल्सियस है। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 15 की ओर। 15 में कह रहा है दोस्तों दूर स्थित वस्तु का उच्च तापमान मापा जाता है। दूर स्थित वस्तुओं का उच्च तापमान जो है पायरोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायरोमीटर। अगर फोटोमीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत जो 2 प्रकाशमान वस्तुओं की प्रदीप्ति की तीव्रता की मापा जाता है। ठीक है, 2 प्रकाशमान वस्तुओं की प्रदीप्ति की तीव्रता की तुलना। अच्छा, क्रोनोमीटर से क्या मापते हैं? क्रोनोमीटर से जो है अत्यधिक सटीक समय पता लगाने में, अत्यधिक सटीक समय पता लगाने में। ठीक है, और इसका ये काम है दोस्तों, जैसे समुद्री वाहनों को पता लगाने में। ठीक है, समुद्री वाहनों को पता लगाने में भी क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर मैनोमीटर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको जो है गैसों की दाब मापने में मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। कथनों पर विचार करें, विचार कीजिएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है, सही है। कथा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूल कण कहा जाता है, ये भी सही है। अतः दोनों के दोनों कथन क्या है दोस्तों? सत्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। 17 में कह रहा है दोस्तों
कि इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन पर विद्यमान आवेश की खोज मिलिकन ने किया था, याद रखिएगा मिलिकन ने। अगर एंडरसन की बात करते हैं दोस्तों तो इन्होंने पोजिट्रॉन की खोज किया था, ठीक है, पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। एफ लीवी की बात करते हैं दोस्तों तो इन्होंने इसके द्वारा जो है रेडियो कार्बन प्रणाली की खोज किया था, ठीक है, रेडियो कार्बन प्रणाली का। और गोल्डस्टीन की बात करते हैं दोस्तों तो इसके द्वारा प्रोटॉन की खोज हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा है दोस्तों, मिलान करना है। बासिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। हाइपो किसे कहते हैं दोस्तों, सोडियम थायोसल्फेट। और कास्टिक को कहते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। नीला थोथा जिसे कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, ठीक है, ब्लू बिट्रोल। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में सीजियम आता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों मिस्टेक कर गया, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में फ्लोरीन आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। अगर सीजियम की बात करते हैं तो न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व है सीजियम। अगर क्लोरीन की बात करते हैं दोस्तों तो सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व है क्लोरीन, ठीक है। और लिथियम क्या है दोस्तों, सबसे हल्का धातु है। सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, खारे पानी में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है। खारे पानी में सबसे अधिक मात्रा में क्लोरीन होता है, ठीक है। क्लोरीन की मात्रा होता है दोस्तों 55.3% होता है। इसके बाद सोडियम का नंबर आता है, तो सोडियम का मात्रा कितना होता है, 30.8% सोडियम होता है खारे पानी में। तो सबसे अधिक क्लोरीन होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। सबसे बड़ा परमाणु होता है, सबसे बड़ा परमाणु किसका होता है दोस्तों, तो सीजियम का होता है। सबसे बड़ा परमाणु सीजियम का होता है और सबसे छोटा परमाणु हीलियम का होता है, ठीक है, सबसे छोटा हीलियम का होता है। क्वेश्चन नंबर 22, जीव द्रव्य में सबसे अधिक भाग होता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक भाग ऑक्सीजन का होता है। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन का परसेंट जो है 76% मौजूद होता है। इसके बाद कार्बन का भाग आता है, कार्बन जो है लगभग 10.5% होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 22 के बाद 23 की ओर आते हैं। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बकरी का तापमान लगभग 39 डिग्री सेल्सियस होता है। प्राकृतिक बर्न का सिद्धांत हेक्सले ने दिया था, ये गलत है दोस्तों। प्राकृतिक बर्न का सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ना कि हेक्सले ने दिया था, याद रखिएगा। अच्छा, हेक्सले ने कुछ भी दी, मतलब हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। हेक्सले ने जो है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा, विषाणु विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, इवानुवास्की है। उत्परिवर्तन का क्या हो जाएगा दोस्तों, हुगो डिब्रीज होएगा। और रुधिर परिसंचरण के बताइएगा, विलियम हार्वे। और वर्गी का जनक कौन हो जाएगा, लिनियस हो जाएगा। इस तरह से आप मिला सकते हैं, 1 का 2, 2 कहाँ है दोस्तों, 1 का 2, ये ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 25 की ओर। 25 में कह रहा है दोस्तों कि मानव तंत्र में पाचक एंजाइम होते हैं। मानव तंत्र में पाचक एंजाइम के रूप में ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन होता है, ठीक है। तीनों होते हैं, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ट्रिप्सिन की बात करते हैं दोस्तों तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन और पेप्टोन को जो है पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। और अगर टाइलिन की बात करते हैं दोस्तों तो यह लार में पाया जाता है। टाइलिन जो है स्टार्च को विलय करके शर्करा या फिर माल्टोज में बदल देता है। अगर पेप्सिन की बात करते हैं दोस्तों तो यह प्रोटीन को पेप्टोन में रूपांतरण करता है। क्वेश्चन नंबर 26, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन जो है विटामिन किसका है दोस्तों, विटामिन B2 का है, ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन है। विटामिन ए का दोस्तों रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। विटामिन बी का क्या है दोस्तों, विटामिन B1 का थाइमिन, ठीक है, विटामिन B1 का थाइमिन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27, रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका उपयोग थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने हेतु किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक किसका दोस्तों, आयोडीन 131 का उपयोग करके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन 131। Fe59 की बात करते हैं दोस्तों तो Fe59 से अरक्तता का रोग ज्ञात करने में होता है। अरक्तता का रोग
और रक्तता का रोग ज्ञात करने में Fe59 का प्रयोग करते हैं। अगर फास्फोरस 32 का बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा रुधिर में खराबी से उत्पन्न रोगों एवं ल्यूकीमिया के उपचार में होता है P32 का। अगर सोडियम 24 का बात करते हैं दोस्तों, तो यह परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के को पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के को पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कथनों पर विचार करना है दोस्तों। पश्चिमी घाट का विस्तार 5 राज्यों में गलत है। 5 राज्य नहीं दोस्तों, 6 राज्यों में विस्तार है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ये 6 राज्यों में विस्तार है पश्चिमी घाट का। पुल्लिकट भारत के दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है केवल सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 29 की ओर। बृहद हिमालय जिसे ट्रांस हिमालय का निर्माण तथा टर्शियरी काल के किस युग में हुआ था? तो बृहद हिमालय का निर्माण जो है, बृहद हिमालय का निर्माण ओलीगोसीन युग में हुआ है। ठीक है, बृहद हिमालय का निर्माण टर्शियरी काल के ओलीगोसीन युग में हुआ है। अगर प्लायोयोसीन की बात करते हैं दोस्तों, प्लायोसीन युग की बात करते हैं, तो इसमें जो है शिवालिक का निर्माण हुआ है, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। अगर मध्य मायोसीन युग की बात करते हैं, तो इसके द्वारा लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ है, लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं दोस्तों। 30 में कह रहा है मिलान करना है। डोभाल, डोभाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पंच जो है डोभाल महाराष्ट्र में है दोस्तों, बोलने मिस्टेक कर गया। डोभाल जो है डाभोल, डाभोल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, पंच मध्य प्रदेश में है, इडुक्की केरल में है, उकाई कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता भारत में ऊर्जा स्रोतों के उत्पादक का सही क्रम किस प्रकार का है? तो कि सबसे अधिक तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, उससे कम जलीय ऊर्जा, उससे कम वायु से, उसके बाद आणविक ऊर्जा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है दोस्तों, कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल अफ्रीका में है, गलत है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है अफ्रीका में ना होकर के ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में, गलत है दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल अगर पश्चिमी अफ्रीका कह सकते हैं, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर पहला दूसरा दोनों गलत हो चुका है। ठीक है, कहता है इनमें से कौन सा कूट सत्य कूट का चयन कर? तो सत्य तो कोई है ही नहीं, ना ही एक ना ही दो। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित देशों में कौन भू आबद्ध देश है? तो भू आबद्ध देश के रूप में हो जाएगा दोस्तों बोल्विया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोल्विया कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं दोस्तों। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जोग जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, तो यह कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। अगर हुंड्रू जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, तो हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और धुआंधार जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, अगर धुआंधार जलप्रपात की बात करते हैं तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, बताइएगा दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा में आता है कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में स्थित है, बराही नदी पर। ठीक है, बराही नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में चेचू जनजाति कहाँ पाई जाती है? चेचू जनजाति जो है, चेचू जनजाति भारत में केरल में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल में। अगर गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात में डाफर जनजाति। ठीक है, डाफर जनजाति गुजरात में। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर टोडा जनजाति, टोडा जनजाति। और झारखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 36 की ओर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक छोटी है? तो सबसे अधिक छोटी में गोवा का आता है, और सबसे लंबा में गुजरात का आता है। अच्छा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है दोस्तों? तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये भारत के तट रेखा की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार सर्वाधिक है? भारत में किस प्रकार के वनों का विस्तार सर्वाधिक है? तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का विस्तार सबसे अधिक है। इसके तहत जो है एक सागौन,
सगौन और एक साल दो तरह का पेड़ आते हैं जो क्वेश्चन में बराबर पूछते हैं। सगौन और साल जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कथनों में असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। असत्य कथन, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी और खनन एवं कच्चा माल आता है। सही है। जब कोई ऋण कम ब्याज और लंबी भुगतान जैसी अवधि आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है जिसे सॉफ्ट लोन कहा जाता है, ये भी सही है। जब राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगी को जोड़ दिया जाए तो इस राशि को प्राथमिक घाटा कहते हैं, ये गलत है दोस्तों। जब राजकोषीय घाटा में ब्याज अदायगी को घटा दिया जाए, ठीक है, घटा देंगे तो शेष राशि को जो है प्राथमिक घाटा कहते हैं, ठीक है, जोड़ना नहीं घटाना पड़ेगा। स्टैगफ्लेशन अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं दोस्तों, आरबीआई द्वारा बैंक दर कम किए जाने पर क्या प्रभाव होता है? आरबीआई द्वारा बैंक दर किए जाने पर जो है बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अच्छा, आरबीआई की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जो है 1935 में हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर, तथा 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रथम गवर्नर की बात करते हैं दोस्तों तो सर रोसबॉर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करते हैं तो सीडी देशमुख थे, ठीक है, सीडी देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 44 की ओर। 44 में कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए। समेकित बाल विकास सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा 1975 में प्रारंभ किया गया था। सही है दोस्तों, ठीक है। निर्मल भारत अभियान योजना का संबंध निम्न आय समूहों के लिए भवन निर्माण से था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। कहता है इसमें से कौन सा असत्य कथन है? तो यहाँ पर बी, यहाँ पर 2 होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ELO का मुख्यालय कहाँ थी? जेनेवा में। WTO का मुख्यालय भी जेनेवा में, WFO का मुख्यालय रोम में, और UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है। ए बी बी दुआ है दोस्तों, बी का सी होना चाहिए था। आइए क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का यथार्थ संज्ञान होता है। राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि का यथार्थ संज्ञान प्रति व्यक्ति क्या हो जाएगा? उत्पाद से, ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पाद से। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं दोस्तों, मिलान करना है। भारत में जो है निर्यात आयात बैंक की स्थापना 82 में होता। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक, इसका स्थापना 1987 में। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना जो है 1955 में, ठीक है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है 1964 में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, सी नहीं, ठीक है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, कहता प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो साख नियमन करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, करेंसी का नियमन करना, ठीक है, ये सभी कार्य जो है आरबीआई का, लेकिन साख का सृजन करना आरबीआई का कार्य नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत किसी राष्ट्र के द्वारा अपनी मुद्रा के अवमूल्यन करने का परिणाम क्या होता है? मुद्रा के अवमूल्यन करने का परिणाम क्या होता है दोस्तों? आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है, मुद्रा के अवमूल्यन से। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पांड्य शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक नेडियोन थे। सही है। संगम युग में राजा की सभा को मनरम कहा जाता था, ये भी सही है। अतः 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे? रुद्रदामन से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पुलकेशन द्वितीय का संबंध किससे है? ये होल अभिलेख से है, ठीक है। और खारवेल का संबंध जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से है, ठीक है। और समुद्रगुप्त का संबंध किससे है? समुद्रगुप्त का संबंध जो है प्रयाग प्रशासकीय अभिलेख से है, प्रयाग प्रशासकीय अभिलेख से है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 की ओर। सिकंदर उस सानी की उपाधि धारण करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था?
सिकंदर उस्सानी की उपाधि धारण करने वाला मध्यकालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया था, या क्या कहता है आपको अलाई दरवाजा का निर्माण भी किया था, तसीरी के किला का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था। अगर बलबन की बात करते हैं दोस्तों, बलबन की बात करते हैं तो इसके द्वारा सिजदा और पैबोस प्रथा भी लागू हुआ था। चालीसा दल का गठन बलबन ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं। चांदी का मुकुट किस सैंधव स्थल से मिला है? चांदी का मुकुट जो है कुणाल से मिला है। अगर लोथल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो है फारस के मुहर मिला है, फारस की मुहर प्राप्त हुआ है लोथल से। अगर काली बंगन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है तथा बैलगाड़ी का भी साक्ष्य मिला है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ जो है महान स्नानागार के साक्ष्य तथा कांस्य की नर्तकी का भी साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ है? आंध्र प्रदेश में जो है हुआ है दोस्तों कोया विद्रोह। ठीक है, कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेकदा विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात में हुआ है। एक है दोस्तों खरकार विद्रोह, ये कहाँ हुआ है दोस्तों? झारखंड में हुआ है। ठीक है, खरकार विद्रोह। भील विद्रोह की बात करते हैं तो ये राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों में हुआ है। ठीक है, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों जगह हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद जो है सहायक संधि के रूप में 1798 में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, मैसूर 1799 में किया था, और तंजौर जो है 1799 में किया था, और अवध की बात करते हैं तो 1901 में स्वीकार किया था। अच्छा, सहायक संधि के जनक कौन है दोस्तों? सहायक संधि के जनक लॉर्ड ब्लेसली है, लॉर्ड ब्लेसली। क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड ऑकलैंड थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1838 से लेकर के 42 तक हुआ था। ठीक है, अगर लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1848 से लेकर 56 तक था। इसी के काल में जो है रेलवे डाक सेवा का प्रचलन हुआ था, टेलीग्राफ का भी शुरुआत हुआ था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही चलाया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 55 की ओर। वेद समाज के संस्थापक कौन था? वेद समाज के संस्थापक श्री धरलू नायडू थे। ठीक है, वेद समाज के संस्थापक श्री धरलू नायडू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर केशव चंद्र सेन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ था। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना हुआ था केशव चंद्र सेन। अगर केवल ब्रह्मा समाज की बात करते हैं तो इसका स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, अगर आदि ब्रह्मा समाज की बात करते हैं दोस्तों, आदि ब्रह्मा समाज के, इसका स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं। 56 में देखिएगा दोस्तों, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किया था। अगर सरोजिनी नायडू की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, है ना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जो है कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें दोस्तों। कहता लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था, ये सही है। होम रूल लीग जो तिलक के द्वारा स्थापित किया गया था, उसका कार्य क्षेत्र समस्त भारत था, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने कब किया था? तो तिलक ने जो है अप्रैल 1916 में किया था। ठीक है, इसका जो है इसका अध्यक्ष के रूप में जोसेफ बेपिस्टा थे तथा सचिव के रूप में एनसी मजूमदार थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो इसमें तो एक सही हो जाएगा दोस्तों, केवल बी। क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में हुआ था, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। देव समाज की स्थापना 1887 में हुआ था, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था, किसके द्वारा दोस्तों? दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। ठीक है, और कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। बिहार टाइम्स अखबार के प्रकाशन किसके संपादक में होता था?
बिहार टाइम्स अखबार के संपादक जो है महेश नारायण के संपादक में। हालांकि इसका शुरुआत जो है चारों मिलकर किया था, ठीक है, नंद किशोर लाल, कृष्ण यहाल, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, ये चारों मिलकर ने जो इसका शुरुआत किया था, लेकिन संपादक के रूप में महेश नारायण थे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर करें। बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, ठीक है। अगर सबसे अधिक साक्षरता की बात करते हैं, सबसे अधिक तो रोहतास का हो जाएगा, ठीक है, रोहतास का। अगर हम सहरसा की बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा, याद रखिएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा, ठीक है। अगर हम मुंगेर की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है मुंगेर, ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। अच्छा, बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, बताइएगा। तो बिहार का लिंगानुपात हो जाएगा 918, ठीक है, बिहार का लिंगानुपात 918। अच्छा, बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात 935 है, ठीक है। 2022 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 891 है। लो, और घट गया 2022 के अनुसार। कहने का मतलब जो 1000 में 891 को मात्र लड़की है बच्चा में, बड़ा होते होते कुछ और एक्सपायर करेगा। कहने का मतलब जो है 1000 में जो है लगभग 100 से अधिक लड़का अविवाहित रहेगा। तो जब तक नौकरी लगेगा नहीं, जब तक ब्याह होगा नहीं, इसलिए पढ़िए, एक दरोगा का पोस्ट उठाइए, तब ब्याह होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का प्रतिशत कितना है? तो बिहार का प्रतिशत 2.86% है। बिहार में अलावल खान की मकबरा कहाँ है? तो बिहार में अलावल खान की मकबरा सासाराम में स्थित है, ठीक है, सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 63, 1906 में पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। यामांडू ओरिसी ने किस देश के राष्ट्रपति के पद को प्राप्त किया था? यामांडू ओरिसी जो है उरुग्वे के पद जो है प्राप्त किया था, उरुग्वे के। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 65 की ओर। कहता आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? रामसर पुरस्कार 2025 श्री वेंकटेश्वर को प्राप्त हुआ है, ठीक है, श्री डॉक्टर जय श्री वेंकटेश्वर को प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, कबड्डी का विश्व कप 2025 में भारतीय महिला टीम का कप्तान कौन थी? भारतीय महिला टीम का कप्तान रितु नेगी थी, ठीक है, रितु नेगी। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के निम्नलिखित स्थलों में किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो रामसर स्थल के रूप में घोषणा जो है सक्कार कोटाई पक्षी अभ्यारण्य को, थारथंगल पक्षी अभ्यारण्य को, ठीक है, और उधवा झील, तीनों के तीनों जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अच्छा, ये जो उधवा झील कहाँ है दोस्तों? उधवा झील जो है झारखंड में स्थित है, ठीक है, उधवा झील झारखंड में, और सक्कर कोटाई और एक थारथंगल दोनों के दोनों कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। अच्छा, रामसर स्थल की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में रामसर स्थल 96 हो चुका है। ये दिसंबर का डाटा है, ठीक है, दिसंबर में 2 नए रामसर स्थल जुटा है। एक है दोस्तों राजस्थान में सिली सेढ़ी झील, सिली सेढ़ झील जो कि राजस्थान में है, और दूसरा एक जुटा है दोस्तों कोपरा जलाशय, ठीक है, कोपरा जलाशय जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये दो जो है दिसंबर में जुटा है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना टोटल हो गया है? 96। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा भारत में है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा सुंदरबन हो जाएगा, ठीक है। और क्या कहता है, सबसे पहला रामसर स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहला हो जाएगा चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नए आयकर स्लैब में 12 लाख रुपए की आम पर कोई कर नहीं, सही है। वेतनभोगी कर्मियों के लिए 75,000 की मानक कटौती का प्रावधान है, सही है दोस्तों, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ठीक है, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर आते हैं दोस्तों। 69 में क्या कर रहा है? बजट 2025-26 में से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.8% गलत है। राजस्व घाटा जो है 1.5%, राजकोषीय घाटा 4.4%,
और जेंडर बजटिंग आवंटन 6.8%, ये बिल्कुल सही है। जेंडर बजट आवंटन जो है 6.8%, ऑप्शन नंबर केवल जो है डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितना है? बेरोजगारी दर 6.4% तथा महिला बेरोजगारी दर जो है 8.1% है। क्वेश्चन नंबर 79, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इनका संबंध छत्तीसगढ़ से है और हिंदी भाषा के लिए इनको प्रदान किया गया है। अगर आर के श्रीराम कुमार की बात करते हैं दोस्तों, तो इनको जो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, आर के श्रीराम कुमार। क्वेश्चन नंबर 72, दिया सलाई के लेखक कौन है दोस्तों? कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। मार्च ऑफ ग्लोरी का लेखक आर के अरुमुगम। ठीक है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज के लेखक नमिता गोखले। साइटेनिक बर्सेज का लेखक सलमान रश्दी, यहाँ पर उसरी कर दिया दोस्तों, सलमान रश्दी। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 73 की ओर। फरवरी 2025 में निम्नलिखित में से किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण जो है फिलीपींस में किया गया। ठीक है, फिलीपींस में। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है दोस्तों। प्रथम स्थान पर फिनलैंड का है। ठीक है, प्रथम स्थान फिनलैंड है। 75 से आगे मैथ रीजनिंग है दोस्तों। अच्छा, हम लोग 81 से चलते हैं। 81 में करा दोस्तों, विकल्प चुनना है, रीजनिंग है दोस्तों। कागज सफेद, आसमान नीला, पत्ती हरी, कैसेट गाना। ये सभी जो है सफेद, नीला, हरा देख रंग प्रदान कर रहा है, जबकि कैसेट गाना रंग प्रदान नहीं कर रहा है। भिन्न चुनना है, तो भिन्न चुनिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? आप देख लेगा सभी में ओ एन कॉमन है, जबकि इसमें ओ एन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता है केवल एक भाषा बोलता है, तो केवल एक भाषा कौन बोलता है? अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, यानी आई, जे और के, केवल एक भाषा बोलता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 84 में, यदि एसएससी को 19 के रूप में लिखा जा सकता है, तो बीबीसी को लिख सकते हैं। तो एस का कोड होता है 19, फिर एस का कोड होता है 19 और सी का 3 हो जाता है। ठीक है, इसका भी कोडिंग कर दो। तो बी का दू और 3, दू 3। ठीक है, इसका जो 85 का आंसर क्या आ रहा है दोस्तों? 85 का हो जाएगा 86 में आते हैं। उपचार का विलोम क्या है? उपचार का विलोम अपचार होता है। अल्पज्ञ का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अल्पज्ञ के अल। जेन्यून शब्द का समानार्थक क्या हो जाएगा? जेन्यून का हो जाएगा ऑथेंटिक। क्वेश्चन नंबर 89, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, किसने कहा था? लुई 14वां ने कहा था। लुई 14वां कहाँ है दोस्तों? फ्रांस का ध्रुव 14वां है दोस्तों, लुई नहीं है। ठीक है, आई एम द स्टेट फ्रांस के ध्रुव 14वां ने कहा था, सॉरी, ध्रुव 14वां। क्वेश्चन नंबर 90, 1917 में बोल्शेविक क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से लेकर के 18 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। मेगुती मंदिर कहाँ स्थित है? मेगुती मंदिर जो है ये होल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मदुरै में हो जाएगा दोस्तों मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में। भुवनेश्वर में हो जाएगा लिंगराज मंदिर। और देवनागर में क्या हो जाएगा? देवनागर में दशावतार मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। महाराष्ट्रधर्मी तकनीक को भारत में लुई लाले। भारत में दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। ये गलत है दोस्तों। पुराना किला का निर्माण जो है शेर शाह के द्वारा हुआ था, ना कि हुमायूं के द्वारा। ठीक है, तो 2 नंबर जो है गलत है, 1 सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, कंप्यूटर का याददाश्त सामान्य भाषा में किसे कहा जाता है? सामान्य भाषा में रैम को कहते हैं दोस्तों। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अच्छा, रोम क्या है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका कार्य क्या है? सूचनाएं को अस्थायी रूप से इकट्ठा करना, रोम का कार्य। क्वेश्चन नंबर 95, रुटेसी कुल पौधे को निम्नलिखित में कौन आता है? रुटेसी कुल का पौधा नींबू है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर सूरजमुखी की बात करते हैं तो यह कंपोजिटी कुल का है, कंपोजिटी कुल का है। और मूली की बात करते हैं दोस्तों तो यह कुर्सी फेरी कुल का है। क्वेश्चन नंबर 96, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थाइलोफाइटा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, विश्व का प्रथम देश कौन सा है जिसने वैश्विक तापन के प्रतिकार के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव न्यूजीलैंड ने रखा है, ठीक है। अच्छा, भारत जो है कार्बन मुक्त, भारत कार्बन मुक्त या फिर कार्बन जीरो कब तक लक्ष्य रखा था? तो 2070 तक लक्ष्य रखा है भारत ने। क्वेश्चन नंबर 98, कथनों पर विचार करना है। वन नवीकरण संसाधन है, सही है। ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मनाते हैं। अच्छा, 11 जुलाई का दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व मानक दिवस की बात करते हैं तो 14 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।